आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स देखेंगे। उन जनरेटर्स के सर्किट डायग्राम को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इन जनरेटर्स में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये जो मेरा लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो इस प्रकार है: सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर की बाइंडिंग्स को किस तरह से सर्किट डायग्राम में बनाया जाता है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हम यहाँ देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से डीसी जनरेटर को क्लासिफाई किया गया है। डीसी जनरेटर के क्लासिफिकेशन में हम उसके एक्साइटेशन को ध्यान में रखते हैं कि उस मशीन में जो फील्ड बाइंडिंग है उसका एक्साइटेशन किस तरह से किया गया है। दो तरह से एक्साइटेशन हो सकता है फील्ड बाइंडिंग का: सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड। तो उस बेसिस पे मशीन का क्लासिफिकेशन किया जाता है। दो तरह की डीसी जनरेटर मशीन हो सकती है: सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड मशीन को अगेन क्लासिफाई किया जाता है: शंट मशीन, सीरीज मशीन एंड कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन अगेन दो तरह की हो सकती है: शॉर्ट शंट कंपाउंड एंड लॉन्ग शंट कंपाउंड। कंपाउंड मशीन को एक तरह से और क्लासिफाई किया है, वो है कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियली कंपाउंड मशीन। तो आज के इस लेक्चर में हम ये पूरा क्लासिफिकेशन समझेंगे, कितने तरह की मशीन होती है, उन्हें किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, और उन मशीन को वन बाय वन हम उसको ड्रॉ करेंगे, उसके सर्किट डायग्राम को, और उनमें करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीसी जनरेटर। किस तरह से डीसी जनरेटर की बाइंडिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से डीसी जनरेटर को एक सर्किट में बनाया जाता है। तो हमें पता है डीसी मशीन में दो बाइंडिंग होती है, एक फील्ड बाइंडिंग और एक आर्मेचर बाइंडिंग। तो फील्ड बाइंडिंग को इस तरह से दिखाया जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बाइंडिंग लेते हैं एक कॉइल के रूप में और इस तरह से हम दिखाते हैं। दूसरी बाइंडिंग होती है आर्मेचर बाइंडिंग। आर्मेचर बाइंडिंग हमें पता है रोटर के ऊपर होती है, प्राइम मूवर से उसे रोटेट करते हैं, तो हम एक सर्कल के रूप में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। रोटर के ऊपर ये बाइंडिंग होती है आर्मेचर बाइंडिंग, और इसमें जो बाइंडिंग होती है इसमें सप्लाई ब्रशेस के थ्रू दी जाती है या ली जाती है। जनरेटर के केस में ये सप्लाई ली जाती है, तो ब्रशेस के थ्रू ये सप्लाई हम रिसीव करते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रशेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से ये ब्लैक शेप में ये ड्रॉ किया गया है। तो ये एक सिंबल होता है आर्मेचर का पूरी तरह से, और इसके ये दो टर्मिनल है। तो इस तरह से सर्किट डायग्राम बनाते समय हम आर्मेचर को इस शेप में बताएंगे, इस तरह से दिखाएंगे, और फील्ड बाइंडिंग को हम इस तरह से दिखाएंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से डीसी जनरेटर को क्लासिफाई किया गया है। डीसी जनरेटर का जो क्लासिफिकेशन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह से फील्ड बाइंडिंग को एक्साइटेशन दी गई है। एक्साइटेशन का मतलब है फील्ड बाइंडिंग को सप्लाई देना। तो इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में यदि हम कह रहे हैं द मशीन इज एक्साइटेड, मीन्स हम मशीन की फील्ड बाइंडिंग को सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं। तो ये जो एक्साइटेशन है उसकी अलग अलग मेथड हो सकती हैं। दो तरह से यहाँ पर क्लासिफाई किया गया उन मेथड को: सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड। यदि मशीन में कोई फील्ड बाइंडिंग है, उसे सप्लाई देना है, यदि हम बाहरी कोई सप्लाई, एक्सटर्नल अरेंजमेंट के थ्रू उस मशीन को सप्लाई दे रहे हैं, तो इस तरह की मशीन सेपरेटली एक्साइटेड मशीन कहलाएगी। जबकि यदि हम मशीन की कोई दूसरी बाइंडिंग में जो पावर है उसी पावर का यूज़ करते हुए, उसके एक स्मॉल परसेंटेज का यूज़ करते हुए अगर फील्ड बाइंडिंग को सप्लाई देंगे, तो इस तरह की मशीन सेल्फ एक्साइटेड मशीन कहलाएगी। इस मशीन में हम कोई एक्सटर्नल अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं फील्ड बाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए, इसीलिए यहाँ पर इसको नाम दिया गया सेल्फ एक्साइटेड। ये खुद ही ये पावर जनरेट कर रही है और फील्ड बाइंडिंग को दे रही है। तो इस
एक्साइटेशन के बेसिस पे मशीन का क्लासिफिकेशन होता है सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड। अब हम वन बाय वन इन मशीन्स को देखेंगे किस तरह से ये मशीन का कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह से बाइंडिंग्स एक दूसरे से कनेक्ट होती है और इनमें वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले देखते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मशीन। सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में हर मशीन की तरह दो बाइंडिंग होती है, फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग। फील्ड बाइंडिंग को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर्मेचर बाइंडिंग को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर यदि एक जनरेटर है तो जनरेटर के केस में हमें फील्ड बाइंडिंग को सप्लाई लगेगी, क्योंकि हमें पता है फील्ड बाइंडिंग मेन फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करता है और मेन फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए इसे करंट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है राइट हैंड थंब रूल से कि जब करंट फ्लो होगा किसी बाइंडिंग में तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो करंट है वो करंट जब इस बाइंडिंग में जाएगा तो वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो इस करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक सप्लाई रिक्वायर्ड होगी, डीसी सप्लाई। वो डीसी सप्लाई यदि एक्सटर्नल अरेंजमेंट के थ्रू दी जाती है तो ये मशीन सेपरेटली एक्साइटेड मशीन कहलाती है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है हमने एक एक्सटर्नल सप्लाई दी हुई है जिसके कारण यहाँ करंट फ्लो होगा। इस मशीन में इस बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो N इंटू आई यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण यहाँ पर मेन फील्ड फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। ये मेन फील्ड फ्लक्स आर्मेचर बाइंडिंग के साथ इंटरेक्ट होगा, मैग्नेटिकली कपल्ड होंगी ये बाइंडिंग। इस आर्मेचर बाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा। हमने ईएमएफ इक्वेशन पढ़ी हुई है, ईएमएफ इक्वेशन E इज इक्वल टू पी फाई एन जेड अपॉन 60A। तो उस आधार पे उतने फ्लक्स पर, उतनी स्पीड पर, उतने नंबर ऑफ पोल पर, उतने नंबर ऑफ कंडक्टर पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जिसे हम जनरेटेड ईएमएफ कहेंगे जनरेटर के केस में। इस जनरेटेड ईएमएफ के कारण यहाँ पर ब्रशेस से होता हुआ करंट हमें बाहर मिलेगा। यदि हम जनरेटर पे कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं तो एक लोड करंट यहाँ फ्लो होने लग जाएगा, क्योंकि सर्किट क्लोज होगा तो यहाँ हमें एक लोड करंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यहाँ से आर्मेचर बाइंडिंग में कोई करंट फ्लो हो रहा है। तो ये आर्मेचर बाइंडिंग का जो करंट है वो पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, लोड में। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर यदि हम लगाते हैं तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। इस टर्मिनल वोल्टेज को हम VT से रिप्रेजेंट करते हैं। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है इसे हमेशा हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, VT से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ जो EMF जनरेट होगा उसे हम हमेशा EG से रिप्रेजेंट करेंगे। आर्मेचर बाइंडिंग के करंट को हमेशा हम IA से रिप्रेजेंट करेंगे, लोड करंट को हम IL से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यदि हमें ये डायग्राम समझ में आ गया है तो हम इस डायग्राम की हेल्प से और KCL KVL लॉ, बेसिक लॉस की हेल्प से हम आसानी से वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है इस मशीन में। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो करंट यहाँ से आर्मेचर बाइंडिंग से निकल रहा है वो पूरा का पूरा लोड में जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आर्मेचर करंट लोड करंट के बराबर है। आर्मेचर करंट यहाँ पर लोड करंट के बराबर है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फील्ड बाइंडिंग है इसमें एक्सटर्नल सप्लाई दी है, इसे हम VF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से जो करंट जाएगा वो पूरा का पूरा फील्ड बाइंडिंग में जाएगा, जिसे हम IF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस RF होगा। यहाँ पर हम अगर जनरेटेड EMF को EG से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगा जिसे हम IA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आर्मेचर बाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसे हम एज्यूम करते हैं RA। यहाँ पर टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा जिसे हम VT से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ करंट IL। ये है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड DC मशीन।
तो यहाँ पर हम इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ यदि मैं KVL लॉ लगाऊं तो मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर जनरेटर के केस में EMF जनरेट होगा, मीन्स जनरेटेड EMF की वैल्यू ज़्यादा होगी, और ये जनरेटेड EMF के कारण करंट फ्लो होगा। उस करंट के कारण यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंसेस होंगे, जो लोड लगा होगा, उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज डेवलप होगा। इसका मतलब जनरेटेड EMF ही यहाँ पर रेजिस्टेंस और लोड में वोल्टेज डेवलप कर रहा है, यानी वही वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज इनमें डिवाइड हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जनरेटेड वोल्टेज इज इक्वल टू, कहाँ जा रहा है, सबसे पहला तो यहाँ पर आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, तो इस आर्मेचर बाइंडिंग के रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं IA इंटू RA, उस ड्रॉप को। बचा हुआ पूरा वोल्टेज कहाँ मिलना चाहिए, VT टर्मिनल के क्रॉस, तो हम यहाँ पर ये VT लिख सकते हैं। मीन्स जो वोल्टेज जनरेट हुआ, EMF जनरेटेड, वो आर्मेचर बाइंडिंग के रेजिस्टेंस में चला गया, और कुछ जो बचा है वो पूरा टर्मिनल वोल्टेज के क्रॉस मिल गया, लोड के क्रॉस मिल गया। यहाँ पर हमने ऐसा एज्यूम किया है इस सर्किट में कि यहाँ पर ब्रश का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। अगर हम ब्रश के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल नहीं मानते हैं तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप ब्रश के क्रॉस भी होगा, तो हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस VB। ये ब्रश के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमने यहाँ पर ऐसा एज्यूम किया था कि नेग्लिजिबल है। अगर कोई न्यूमेरिकल है, कोई क्वेश्चन है जिसमें ये ब्रश के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मेंशन है, तो आप यहाँ पर उसे इस तरह से लिख सकते हैं। मीन्स जो टोटल जनरेटेड वोल्टेज होगा वो आर्मेचर बाइंडिंग के रेजिस्टेंस में जाएगा, में ड्रॉप हो जाएगा, फिर कुछ वोल्टेज ब्रशेस के क्रॉस ड्रॉप होगा, और बचा हुआ वोल्टेज आपको टर्मिनल पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप टोटल वोल्टेज के लिए इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको कुछ और वैल्यूज चाहिए होंगी, या आपको जनरेटेड वोल्टेज निकालना होगा, तो उस समय पर आपको एक इक्वेशन और रिक्वायर्ड होगी। वो इक्वेशन आप EMF इक्वेशन से ले सकते हैं मशीन की, P5NZ/60A। तो यदि आपके पास ये इक्वेशंस हैं तो इन इक्वेशन से आप सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मेरा जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम इन डिफरेंट मशीन के न्यूमेरिकल्स 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, और जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो हमें यही इक्वेशन काम आने वाली है। इसलिए इन इक्वेशन को आप प्रॉपरली नोट कर लीजिए ताकि हम न्यूमेरिकल में इन इक्वेशन का यूज़ कर पाए। नेक्स्ट मशीन जो है वो सेल्फ एक्साइटेड मशीन होती है। सेल्फ एक्साइटेड मशीन को मैंने बताया था, फिर क्लासिफाई किया है शंट मशीन, सीरीज मशीन एंड कंपाउंड मशीन। तो सेल्फ एक्साइटेड मशीन मीन्स ऐसी मशीन जिसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दी गई है फील्ड बाइंडिंग को, और मशीन का ही पावर या करंट यूज़ हो रहा है इस फील्ड बाइंडिंग को सप्लाई देने में। तो किस तरह से ये मशीन को पावर मिलती है वो हम देखते हैं। सेल्फ एक्साइटेड मशीन को क्लासिफाई किया है शंट मशीन, सीरीज और कंपाउंड में। सबसे पहले हम देखते हैं शंट मशीन। शंट मशीन नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो बाइंडिंग होती है वो पैरेलली कनेक्ट होती है। शंट मीन्स पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पर फील्ड बाइंडिंग जो है वो आर्मेचर बाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्ट की जाती है। पैरेलल कनेक्शन के कारण ही इस मशीन को शंट मशीन कहा जाता है। तो यहाँ दिख रहा है ये आर्मेचर बाइंडिंग है। ये हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि इस तरह का सिंबल आर्मेचर बाइंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसके पैरेलल में फील्ड बाइंडिंग लगाई गई है और हमने यहाँ से लोड कनेक्ट किया गया है ब्रशेस के थ्रू। तो हमने लोड को हम सप्लाई दे रहे हैं। लोड में करंट होगा IL, लोड के क्रॉस वोल्टेज होगा VT, आर्मेचर बाइंडिंग का करंट होगा IA, आर्मेचर में जो EMF इंड्यूस हो रहा है जनरेटर के केस में वो होगा EG। फील्ड बाइंडिंग के करंट को आप IF या
एसएच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ बुक्स में इसे आईएफ से दिखाया जाता है। आईएफ से रिप्रेजेंट करना ज़्यादा सही रहेगा। तो जब हम सर्किट डायग्राम बना लेंगे इस तरह से, तो हम आसानी से यहाँ पर केवीएल लॉ और केसीएल लॉ और मेश एनालिसिस लॉ का यूज़ करते हुए वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन लिख पाएंगे। तो यदि आपको सर्किट डायग्राम अच्छे समझ में आ गया है तो हम आसानी से अब इसको शुरू करते हैं इक्वेशन को लिखना। कैसे, देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आर्मेचर करंट यहाँ से निकल रहा है, ईएमएफ जनरेट हुआ, करंट यहाँ से निकला। ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक जा रहा है लोड में और एक जा रहा है फील्ड वाइंडिंग में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर्मेचर करंट इज इक्वल टू शंट करंट प्लस लोड करंट। शंट करंट इज नथिंग बट द फील्ड करंट, मीन्स आर्मेचर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फील्ड वाइंडिंग में और लोड में। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि जो जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसमें से जो करंट निकल रहा है उसका कुछ परसेंटेज कहाँ जाता है, फील्ड वाइंडिंग में। तो यहाँ देखिए कि हमें ये फील्ड वाइंडिंग में करंट का क्या यूज़ है। फील्ड वाइंडिंग में करंट का यूज़ है फ्लक्स को प्रोड्यूस करना, और ये जो करंट रिक्वायर्ड होता है फ्लक्स प्रोड्यूस करने का, ये बहुत कम रिक्वायर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू लोड करंट। इसलिए हमेशा फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत हाई रखा जाता है, जबकि आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कोई भी मशीन के पैरामीटर जब आप उठाएंगे डीसी मशीन के, आप चाहें तो अपनी लैब में जाके दोनों बाइंडिंग के टर्मिनल पर मीटर रख के आप रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। तो आप देखेंगे फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि हमें फील्ड वाइंडिंग में करंट ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता, एक नॉमिनल वैल्यू ऑफ करंट रिक्वायर्ड होती जो कि फ्लक्स प्रोड्यूस कर पाए। तो टोटल जो आर्मेचर करंट होता है वो फील्ड वाइंडिंग में चला जाता है और लोड में चला जाता है। यहाँ पर हम यदि फील्ड वाइंडिंग के करंट को निकालना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। जो भी लोड के क्रॉस वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। तो हम अगर फील्ड वाइंडिंग के करंट को निकालना चाहें तो जनरली जो न्यूमेरिकल होता है उसमें VT हमें दिया हुआ होता है, और यदि नहीं भी दिया होता है तो हम सबसे पहले जनरेटेड EMF निकाल लेते हैं और उसकी हेल्प से VT निकाल सकते हैं। तो VT के टर्म में हम फील्ड करंट लिखेंगे क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। तो VT अपॉन फील्ड बाइंडिंग रेजिस्टेंस, हम फील्ड बाइंडिंग करंट लिख पाएंगे ये इस तरह से। सिंपल ओम्स लॉ लगाया है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास आर्मेचर करंट की इक्वेशन भी आ गई और फील्ड बाइंडिंग के करंट की इक्वेशन भी आ गई। जब हमने सेपरेटली एक्साइटेड मशीन देखी थी तब हमने फील्ड करंट के रिलेशन को नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल सप्लाई थी, एक्सटर्नल वोल्टेज जो दे रहे थे हम फील्ड बाइंडिंग को, और फील्ड बाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस था उस पर ही फील्ड करंट डिपेंड कर रहा था। जबकि यहाँ पर जो फील्ड करंट है वो टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर फील्ड बाइंडिंग के करंट को लिखा है। अब करंट के रिलेशन हो गए, वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखते हैं। वोल्टेज की इक्वेशन के लिए हम ये यहाँ पर एक लूप इक्वेशन लिख सकते हैं, मेश एनालिसिस लगा सकते हैं। अगेन हमें पता है जनरेटेड वोल्टेज पहले जनरेट होगा, उस जनरेटेड वोल्टेज के कारण यहाँ करंट फ्लो होगा, कुछ ना कुछ ब्रश के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो ये लिखा है। आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो यहाँ पर इस आर्मेचर बाइंडिंग में होने वाले ड्रॉप को लिखा जा सकता है। बचा हुआ वोल्टेज हमें इस टर्मिनल पे मिल जाएगा लोड के अक्रॉस, ये लिखा है। तो इस तरह से हम EMF की इक्वेशन लिख सकते हैं, मीन्स जो जनरेटेड EMF होगा वो टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर बाइंडिंग के रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप प्लस ब्रश के अक्रॉस ड्रॉप, इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको यदि जनरेटेड EMF नहीं दिया है, नंबर ऑफ पोल्स दिए हैं, फ्लक्स दिया है, स्पीड दी है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर दिए, तो आप EMF इक्वेशन का यूज़ भी वहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर इन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे तो
शंट मशीन के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इन इक्वेशन को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्किट डायग्राम को दिमाग में रखिए कि आर्मेचर बाइंडिंग और फील्ड बाइंडिंग पैरेलल में होती हैं। और यहाँ पर आप सबसे पहले मानिए कि करंट ड्रॉ निकल रहा है जो डिवाइड हो रहा है, तो आप करंट के लिए इक्वेशन लिख पाएंगे। फिर इसके बाद आप केवीएल लॉ लगाइए, जनरेटेड ईएमएफ पहले जनरेट होता है तो आप उसको एक ग्रेटर मानते हुए बाकी सारे वोल्टेज ड्रॉप को इक्वल में लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं सर्किट डायग्राम बनाइए, वहीं पर इक्वेशन लिखिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। नेक्स्ट मशीन है सेल्फ एक्साइटेड सीरीज जनरेटर। हमें पता है कि दो बाइंडिंग होती है, आर्मेचर बाइंडिंग और फील्ड बाइंडिंग। तो जैसा कि पिछली मशीन में आर्मेचर बाइंडिंग और फील्ड बाइंडिंग को पैरेलल में कनेक्ट किया था, इसलिए उस मशीन को शंट मशीन कहा था, वैसे ही यहाँ पर आर्मेचर बाइंडिंग और फील्ड बाइंडिंग सीरीज में लगी हुई होती है, इसलिए इस मशीन को सीरीज मशीन कहा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये आर्मेचर बाइंडिंग है, आर्मेचर बाइंडिंग को फील्ड बाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर हम इक्वेशन अगर लिखना चाहें करंट की, तो यहाँ सिंपल दिख रहा है कि यहाँ से आर्मेचर करंट निकलेगा जो फील्ड बाइंडिंग में जाएगा और वही लोड में जाएगा। तो यहाँ पर आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और लोड करंट तीनों ही सेम होता है। केवीएल लॉ लगाते हैं ईएमएफ इक्वेशन के लिए। ईएमएफ की इक्वेशन पता है हमें, जनरेटेड ईएमएफ यहाँ जनरेट हो रहा है आर्मेचर बाइंडिंग में, जो ड्रॉप हो रहा है आर्मेचर बाइंडिंग के रेजिस्टेंस में, तो लिख सकते हैं ET इज इक्वल टू ये RA, फिर कुछ ड्रॉप हो रहा है ब्रश में प्लस VB, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर फील्ड बाइंडिंग के रेजिस्टेंस में भी होगा अगर केवीएल लॉ लगाते हैं, क्योंकि फील्ड बाइंडिंग भी आ गई है अब यहाँ पर पाथ में, इस रास्ते में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं IA इंटू RF। करेंट सेम ही है सीरीज में, IF और IL, तो हम IA ही लेके चलते हैं, सेम करेंट, और बचा हुआ वोल्टेज हमें कहाँ मिल जाएगा, टर्मिनल के क्रॉस। तो EG इज इक्वल टू VT प्लस IARF प्लस IARA प्लस VB, मीन्स जो टोटल वोल्टेज जनरेट हुआ वो फील्ड बाइंडिंग के रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो गया, आर्मेचर बाइंडिंग के क्रॉस ड्रॉप हो गया और ब्रश के क्रॉस ड्रॉप हो गया, और बचा हुआ वोल्टेज हमें टर्मिनल पर मिल गया। तो ये थी ईएमएफ के लिए इक्वेशन, वोल्टेज के लिए इक्वेशन। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में पैरामीटर नहीं मिल रहे हैं, आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप अल्टरनेटिवली एक इक्वेशन और यूज़ कर सकते हैं, ईएमएफ इक्वेशन, जो आपको याद है P∅Nz/60 है। तो इस तरह से ये तीन इक्वेशन का यूज़ करते हुए आप डीसी सीरीज जनरेटर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट मशीन है कंपाउंड मशीन। यहाँ पर भी जो फील्ड बाइंडिंग है उसे मशीन के ही पावर का कुछ पार्ट मिल रहा है, इसलिए इसे सेल्फ एक्साइटेड मशीन कहते हैं। जैसा कि हमने दो तरह की मशीन पढ़ी थी, शंट मशीन एंड सीरीज मशीन। इस मशीन को कंपाउंड मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सीरीज और शंट दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो ये एक तरह से कंबाइंड मशीन है जिसमें सीरीज की भी प्रॉपर्टी होती है और शंट की भी प्रॉपर्टी होती है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे मशीन का तो हम देखेंगे कि कुछ एडवांटेज शंट मशीन के होते हैं, कुछ एडवांटेज सीरीज के होते हैं। तो उन एडवांटेज को कंबाइन करने के लिए हम इन दोनों तरह की मशीन का कॉम्बिनेशन लेते हैं, जो कि कंपाउंड डीसी मशीन कहलाती है। कंपाउंड डीसी मशीन में दो फील्ड बाइंडिंग होती है। फील्ड बाइंडिंग का एक हिस्सा पैरेलल में कनेक्टेड होता है और एक हिस्सा सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो हम इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। अगेन जो कंपाउंड मशीन है वो दो तरह से हो सकती है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन और शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन में जो शंट होता है या पैरेलल बाइंडिंग होती है फील्ड बाइंडिंग, वो
आर्मेचर बाइंडिंग और सीरीज फील्ड बाइंडिंग दोनों को कवर करते हुए दोनों के पैरेलल में लगी हुई होती है, इसलिए इसे लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन कहते हैं, क्योंकि इसने आर्मेचर बाइंडिंग और सीरीज फील्ड बाइंडिंग दोनों को कवर किया हुआ है, दोनों के साथ पैरेलल में है और पूरी तरह से लोड के साथ पैरेलल में है, इसलिए इस मशीन को लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन कहा जाता है। जबकि शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन में जो फील्ड बाइंडिंग होती है वो केवल आर्मेचर बाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होती है, इसलिए इस मशीन को शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन कहा जाता है। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन की इक्वेशन सबसे पहले देखते हैं। करंट के लिए रिलेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ आर्मेचर करंट होना चाहिए, जनरेटेड ईएमएफ है, तो यहाँ दिख रहा है कि आर्मेचर करंट पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, सीरीज फील्ड बाइंडिंग में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आर्मेचर करंट इज इक्वल टू सीरीज फील्ड करंट। यहाँ से ये करंट जा रहा है, ये आर्मेचर करंट है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट जा रहा है लोड में और एक पार्ट जा रहा है पैरेलल फील्ड बाइंडिंग में। तो इसलिए यहाँ पर हम आर्मेचर करंट को इस तरह से लिख सकते हैं, शंट फील्ड करंट प्लस लोड करंट। तो ये इक्वेशन हो गई आर्मेचर करंट की। अब शंट फील्ड करंट की बारी आती है। हमने तीनों करंट के लिए इक्वेशन लिख चुके हैं, आर्मेचर करंट के लिए, सीरीज के लिए। तो तीसरा करंट आता है शंट फील्ड करंट। तो शंट फील्ड करंट के लिए हमें यहाँ पर ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज लेंगे क्योंकि मशीन में जनरली टर्मिनल वोल्टेज डिफाइंड होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय शंट फील्ड रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस लगेगा इसलिए हमने शंट फील्ड रेजिस्टेंस लिया। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ये थी करंट के लिए इक्वेशन, सारे करंट हमें पता है। अब हम वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो रहा है जो डिवाइड हो रहा है फील्ड बाइंडिंग में, ब्रशेस में, आर्मेचर बाइंडिंग के रेजिस्टेंस में, और बचा हुआ वोल्टेज हमें लोड में मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं EG इज इक्वल टू IARA, आर्मेचर बाइंडिंग के रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप, फिर फील्ड बाइंडिंग के रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप प्लस ब्रशेस के क्रॉस ड्रॉप, बचा हुआ वोल्टेज हमें टर्मिनल पे मिल गया। तो इस तरह से सिंपल KVL लॉ लगाना है और आप वोल्टेज की इक्वेशन लिख सकते हैं। करंट की इक्वेशन लिखने के लिए KCL लॉ, वोल्टेज की इक्वेशन लिखने के लिए KVL लॉ। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से अब कंपाउंड मशीन की इक्वेशन भी लिख पाएंगे। यहाँ पर करंट सेम है, आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड बाइंडिंग करंट, तो हम आइए लिख के इसे कॉमन ले सकते हैं। तो ये सिंपल इक्वेशन बन गई। अगेन यहाँ पर EMF इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, E इज इक्वल टू P5NZ अपॉन 60A, जरूरत पड़ने पर न्यूमेरिकल में। कंपाउंड मशीन का एक और टाइप होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन। शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो पैरेलल बाइंडिंग होती है वो शॉर्ट होती है, वो केवल आर्मेचर बाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्टेड होती है, इसलिए इस मशीन को शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन कहा जाता है। इसकी इक्वेशन हम देखते हैं। यहाँ पर भी हम KCL लॉ लगाएंगे करंट की इक्वेशन के लिए। यहाँ दिख रहा है कि आर्मेचर करंट जो निकल रहा है आर्मेचर बाइंडिंग से वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, शंट फील्ड बाइंडिंग और सीरीज फील्ड बाइंडिंग। तो यहाँ इक्वेशन लिखी जा सकती है, टोटल आर्मेचर करंट इज इक्वल टू सीरीज फील्ड बाइंडिंग प्लस शंट फील्ड बाइंडिंग। एक और तरह से हम लिख सकते हैं आर्मेचर करंट को, आर्मेचर करंट शंट फील्ड बाइंडिंग में भी जा रहा है और यहाँ से सीरीज फील्ड बाइंडिंग होते हुए लोड करंट में भी जा रहा है, और यहाँ में दिख रहा है कि सीरीज फील्ड बाइंडिंग और लोड करंट सेम है। तो इसलिए हम अगर लोड करंट के रूप में लिखना चाहें आर्मेचर करंट को तो इस तरह से लिख सकते हैं, आर्मेचर करंट इज इक्वल टू शंट फील्ड करंट प्लस लोड करंट। आर्मेचर करंट के बारे में हम देख चुके हैं। अब देखते हैं कि शंट फील्ड बाइंडिंग करंट कितना होगा। तो शंट फील्ड बाइंडिंग करंट यहाँ पर इस बाइंडिंग का करंट है, तो यहाँ का वोल्टेज देखेंगे। यहाँ का वोल्टेज जो है वो टोटल वोल्टेज जनरेट हो रहा है EG,
उसमें से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आर्मेचर बाइंडिंग के रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो बचा हुआ वोल्टेज हमें यहाँ मिलेगा। तो लिख सकते हैं Eg माइनस IaRa इज इक्वल टू दिस वोल्टेज, यहाँ लिखा है Eg माइनस IaRa। ये वोल्टेज अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस है फील्ड बाइंडिंग शंट रेजिस्टेंस, ये लिखा है। इस तरह से हम इस बाइंडिंग के करंट को डिफाइन कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली यदि आपके पास Eg नहीं है और आपको टर्मिनल वोल्टेज पता है, तो आप फिर यहाँ के वोल्टेज को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस शंट फील्ड बाइंडिंग के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इन 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज होगा, जो कि ये वोल्टेज के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ का वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज प्लस दिस सीरीज फील्ड बाइंडिंग वोल्टेज। तो यहाँ का कितना वोल्टेज होगा इस सीरीज फील्ड बाइंडिंग का, यहाँ का करंट सीरीज फील्ड करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस बाइंडिंग। तो इस तरह से ये लिखा जा सकता है टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस फील्ड बाइंडिंग रेजिस्टेंस, ये लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय शंट फील्ड रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें यहाँ का करंट निकालना है तो यहाँ का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये लिया हुआ है। तो ये तीसरी इक्वेशन हो गई। इस तरह से हमने तीनों करंट को डिफाइन किया। अब हम वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज की इक्वेशन KVL लॉ से लिखेंगे। जनरेटेड वोल्टेज जो यहाँ जनरेट हो रहा है वो यहाँ डिवाइड हो रहा है इस लूप में। तो कहाँ कहाँ डिवाइड हो रहा है, आर्मेचर बाइंडिंग के रेजिस्टेंस के क्रॉस IaRa प्लस ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, ब्रश का क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और यहाँ से करंट जा रहा है तो यहाँ भी कुछ वोल्टेज होगा, प्लस सीरीज फील्ड बाइंडिंग ड्रॉप, हम लिख सकते हैं IL सीरीज फील्ड बाइंडिंग रेजिस्टेंस प्लस आर्मेचर के क्रॉस होने वाला ड्रॉप IaRa प्लस जो इसके अलावा जो वोल्टेज होगा वो टर्मिनल पे मिल जाएगा, तो ये VT लिखा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी KVL लॉ लगा के Eg को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था इस मशीन के बारे में। इस मशीन की सारी इक्वेशन हमने लिखी, आर्मेचर करंट, शंट फील्ड करंट, लोड करंट और जनरेटेड EMF। तो आपको ये इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस सर्किट डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं तो आप आसानी से ये सारी इक्वेशन लिख सकते हैं और इनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। अगेन जो कंपाउंड मशीन होती है उसे एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। कंपाउंड मशीन में हमें पता है 2 बाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड बाइंडिंग और शंट फील्ड बाइंडिंग। तो यदि बाइंडिंग को इस तरह से कनेक्ट किया जाए, इन बाइंडिंग में सप्लाई इस तरह से दी जाए कि इनके कारण प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स है, मान लीजिए सीरीज़ के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फाई सीरीज़ है और शंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फाई शंट है। तो यदि ये इनकी डायरेक्शन यदि इस तरह से हो कि ये एडिटिव नेचर के हों, क्योंकि हमें पता है जो फ्लक्स की डायरेक्शन या फील्ड की डायरेक्शन होती है राइट हैंड थंब रूल से दिखाते हैं। तो यहाँ हम अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो दिख रहा है कि सीरीज़ फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरह से है और शंट की डायरेक्शन भी इस केस में नीचे की तरफ ही है। तो इस तरह से दोनों फ्लक्स एडिटिव नेचर के हो गए। तो जब इस तरह से बाइंडिंग का कनेक्शन हो कि दोनों फ्लक्स, सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स दोनों एडिटिव नेचर के हों, तो इस तरह की बाइंडिंग कम्युलेटिव कंपाउंड बाइंडिंग कहलाती है। ये मशीन कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहलाता है और हमें इसमें जो फ्लक्स मिलता है वो बढ़कर मिलता है। जबकि डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन में करंट की डायरेक्शन इस तरह से रहती है बाइंडिंग में कि दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फ्लक्स है और इस शंट फील्ड बाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर में, यदि आप यहाँ राइट हैंड थंब रूल से देखें तो इससे ये समझ में आ रहा है कि शंट फील्ड फ्लक्स और सीरीज फील्ड फ्लक्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इसलिए इस मशीन को डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन कहते हैं और यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होगा वो सब्ट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो इन दोनों ही मशीन में फ्लक्स जो है वो डिफरेंट होंगे। इससे क्या अंतर आएगा, मशीन की कैरेक्टरिस्टिक पे अंतर आएगा। जब हम मशीन की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि करंट के वेरिएशन के साथ
टॉर्क क्या होगा, करंट के वेरिएशन के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। तो वो जब हम उसको समझेंगे तब हमें दिखेगा कि डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन की कैरेक्टरिस्टिक कुछ और होगी, कम्युलेटिव कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक कुछ और होगी। तो ये थी सारी मशीनें, डीसी मशीन्स, जो हमने इस लेक्चर में देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन मशीन्स के 1 बाय 1 न्यूमेरिकल करेंगे, एक एक मशीन लेते जाएंगे, जैसे सेपरेटली एक्साइटेड, फिर शंट मशीन, फिर सीरीज मशीन, फिर कंपाउंड मशीन, और इन मशीन के हम एक एक न्यूमेरिकल लेकर चलेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। किस बेसिस पे? जो आज हमने इक्वेशन देखी मशीन की, तो इन इक्वेशन को लिखेंगे और उन इक्वेशन को और उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।